इस्लाम खतरे में है। ये कहानी शुरू होती है झाड़ू से, खत्म होती है दारू पर। मीडिया रिपोर्ट्स है कि 2014 से लेकर 2022 के बीच में 95% ऐसे मामले थे जिसमें ईडी ने ऑपोजिशन लीडर्स के ऊपर एक्शन लिया। गली को आग कहते हैं, बूढ़ी को राग कहते हैं, गार्डन को बाग कहते हैं, और जो सबसे ज्यादा मोहतरमा आपके पास है उसे दिमाग कहते हैं। कि अन्ना आंदोलन के वक्त के जो आपके साथी थे, अगर आप सब लोगों का एक व्हाट्सएप पर रीयूनियन ग्रुप बनता है तो उसका नाम क्या होगा? स्वराज से शराब तक। असदुद्दीन ओवैसी। कंटाप मारने का जी चाहता है। आप मीडिया से भी रही हैं, आप पॉलिटिक्स में भी हैं, मुझे ये बताइए ज्यादा ड्रामा कहाँ पर होता है? मेरी जिंदगी में बहुत ड्रामा रहा है, हर जगह रहा है, लेकिन मुझे लगता है मीडिया पॉलिटिक्स दोनों में रहा है। Then I want to switch my career. किस तरफ जाऊं, आंदोलन की तरफ या राजनीति की तरफ? फंसा दिया मुझे, फंसा दिया। कि आप घर को कैसे संभालती हैं और ऑफिस को कैसे संभालती हैं? कभी किसी पुरुष से किसी ने पूछा है सवाल? इलेक्टोरल बॉन्ड में बीजेपी ने बहुत बड़ा स्कैम किया है। और भी गौवे जमाने में सियासत के सिवा। तो गाइस जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए बीजेपी की नेशनल स्पोक्सपर्सन शाजिया इल्मी का। तो शाजिया, सबसे पहले तो आप ये बताइए 400 पार की तैयारी कैसी चल रही है? बहुत शानदार, और मुझे पूरा विश्वास है और यकीन है कि आराम से इस बार फिर से मोदी सरकार, और अब की बार 400 पार। और जो आप देख रहे हैं ये सब भी हैं मोदी का परिवार। जी अच्छा, ये बताइए, मान लीजिए अगर इतनी सीट्स आ जाते हैं तो वो 5 बड़े फैसले जो हैं वो कौन से होंगे जो आने के बाद बीजेपी करना चाहेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एक इकोनॉमिक गोल, आर्थिक समृद्धि का जो गोल है, लक्ष्य है, वो मोदी जी ने तय किया है। और वो क्या है गोल है कि विकसित भारत। हम लोग पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में और लोग सोचते हैं कि अगर बात सिर्फ चुनावी हो, नारेबाजी हो, वो काफ़ी है, लेकिन पहली बार अर्थव्यवस्था को बेहतर करने की बात की जा रही है। एक विकसित भारत का संकल्प है। और जो डेवलपमेंट का हमारा मॉडल रहा है, सबने देखा है 10 साल में क्या कुछ हुआ है। काया पलट हो गई है, तस्वीर ही बदल गई है। आप सड़कों में जाते हैं, जहां पर पहुंचते थे 8 घंटे में, आप पहुंच जाते हैं 4 घंटे में, 4.5 घंटे में। वंदे भारत एक दिन के दूसरे दिन नहीं 400 नहीं, वंदे भारत की बात हो रही है। तो जो प्रगति का पेस है वो बदला जाएगा। और मुझे लगता है कि हर एक क्षेत्र में, और जो भी हमारा संकल्प पत्र में हम लोग कहते हैं, जो हमारा मैनिफेस्टो है, और ये एक पार्टी है कि जो वो कहती है वो करती है। चाहे राम मंदिर की बात हो, हमने इंतजार किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, और फिर वो हुआ। आर्टिकल 370 लोग सोचते थे नामुमकिन होगा ये, लेकिन बाकायदा वो मुमकिन हुआ, उसको हटाया गया। आप देखिए यूसीसी, तो आप देखेंगे कि बाकायदा उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड की शुरुआत शुरू हो गई है और उस पर काम किया जा रहा है। और एक विकसित भारत की तरफ बढ़ने का जो हमारा संकल्प है, उस पर हम ऑलरेडी प्रतिबद्ध हैं। एक देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा एक फलसफा है, जो सोच है, विचारधारा है अंत्योदय की, कि आखिरी पंक्ति तक, आखिरी इंसान तक हम पहुंचे। बहुत खूब। शाजिया, मुझे एक बात बताइए, आप मीडिया से भी रही हैं, आप पॉलिटिक्स में भी हैं, मुझे ये बताइए ज़्यादा ड्रामा कहाँ पर होता है? देखिए, किसी ने मुझसे पूछा था कि आप हाउ डू यू फाइंड पॉलिटिक्स आफ्टर मीडिया, तो मैं कहती थी देयर वाज मोर पॉलिटिक्स इन मीडिया देन देयर इज पॉलिटिक्स इन पॉलिटिक्स। तो मीडिया में अच्छी खासी पॉलिटिक्स मैंने देखी है। और देखिए, आप अपना किरदार निभा रहे हैं। आप चाहे सिविल एक्टिविस्ट हो, चाहे आप अन्ना हज़ारे आंदोलन में भाग ले रहे हो, या निर्भया आंदोलन में, या आप पत्रकार हैं, या आप प्रवक्ता हैं, आपके कौन सी चीज़ है जो आपको परेशान करती है, कौन सी चीज़ आपको रुलाती है, कौन सी चीज़ मजबूर करती है आपको कुछ सोचने के लिए, कौन सी चीज़ मजबूर करती है आपको कुछ कहने के लिए, करने के लिए, वो सब वही रहता है। तो जो चीज़ से जिससे मुझे तकलीफ़ है, एक अन्याय का एहसास है, जिससे मुझे लड़ना है, बचपन से मैं सोच रही हूँ कि मैं इस चीज़ों को बदलूँ, वो आप अलग अलग अवतारों में करते रहते हैं। तो चाहे वो पत्रकार हो, चाहे ड्रामा ज़्यादा कहाँ पर होता है? ड्रामा ज़्यादा अगर देखें तो आपकी जर्नी काफ़ी लंबी रही है। मेरी जिंदगी में बहुत ड्रामा रहा है, हर जगह रहा है, लेकिन मुझे लगता है मीडिया पॉलिटिक्स दोनों में रहा है। दोनों में एक तरह का ड्रामा ही होता है। एक काफ़ी सिमिलर है। And we have some breaking news coming in. Just after the break, we will be joined by the spokesperson of Congress and Aam Aadmi Party. So stay tuned with us. अरे कट, या मेरा क्यू कार्ड कहाँ गया? ना टेलीप्रॉम्प्टर है ना कुछ।
ओ शाजिया इल्मी जी हमारे साथ यहाँ है। हेलो एंड गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? इतने लंबे टाइम से जर्नलिस्ट रही हैं, प्लीज मेरी एक हेल्प कर दीजिए। मुझे दो सवाल पूछने हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन से, अगर आप मेरी हेल्प करते तो। बिल्कुल, राइट अवे मैम। तो सबसे पहले मैं सवाल आपको मैं आइडिया जल्दी से दे देती हूँ। आम आदमी पार्टी से सबसे पहले तो आप ये सवाल पूछिए और उनसे कहिए कि भाई साहब आप इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं, काफिला कैसे लुटा ये क्यों नहीं बता रहे हैं। ये तो आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो बताइए कि घपला कैसे हुआ, क्योंकि जो काफिला लुटा और जिस तरह से हमने देखा, आप बात कर रहे हैं शरद रेड्डी की, वो बात तो पोस्ट फैक्टो है, इलेक्टोरल बॉन्ड से है, लेकिन आप ये तो बताइए कि पूरी पॉलिसी क्यों बनी, पूरी पॉलिसी क्यों हटाई और किस तरह से पैसे लिए गए, क्या हुआ किकबैक्स का। तो ये सबसे पहले तो ये आप सवाल पूछिए। और दूसरी सवाल ये पूछिए आप आम आदमी पार्टी से कि भाई केजरीवाल जी कल तो बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे थे, सुनीता भाभी जी ने कहा था ये, तो क्या हुआ उस खुलासे का, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, ये पूछिए आप। और अगर मैम कांग्रेस से मैं पूछना चाहूँ? मैं कांग्रेस पार्टी से ये पूछना चाहूँगी और मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए पूछें इस बात को कि देखिए महात्मा गांधी ने 1948 में कहा था, उनके 3 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी अफसोस से, सबसे शानदार नायक हम सबके बहुत ही प्यारे बापू जी की राष्ट्रपिता हमारे, उन्होंने 3 दिन पहले कहा था कि कांग्रेस पार्टी को डिसॉल्व कर देना चाहिए इनको, क्योंकि अब तो कॉलोनियल रूल रहा नहीं, ब्रिटिश साम्राज्य हट गया है और अब कांग्रेस पार्टी को हट जाना चाहिए। तो राहुल गांधी जिस तरह के स्टेप्स ले रहे हैं, क्या वो महात्मा गांधी जी के नक्शे कदम चल रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। तो ये पूछिए आप राहुल गांधी से कि क्या वो महात्मा गांधी की बात का इज ही पेइंग हीड टू व्हाट महात्मा गांधी जी वांटेड। क्या महात्मा गांधी का जो सपना था कि कांग्रेस को हटा दिया जाए, क्या वो पूरा करने पर पूरी तरह से वो प्रतिबद्ध हैं? थैंक यू मैम। एंड लास्टली आई वांट टू आस्क यू दैट आई वांट टू स्विच माय करियर, किस तरफ जाऊं, आंदोलन की तरफ या राजनीति की तरफ? फंसा दिया मुझे, फंसा दिया। देखिए अन्ना हजारे कहते थे और ये बहुत वही बात, महात्मा गांधी ने क्या कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आप सब लोग जो है त्याग दें, अब हमारा काम ख़त्म हो गया है, अब आप लोक सेवा संघ में जाइए, एक बनाइए। और अन्ना हजारे जी ने क्या कहा था कि ये जो है राजनीति हमारे लिए नहीं है, या आंदोलन को आंदोलन ही रहने दो। और बहुत बड़ी हेडलाइंस आई थी बहुत सारे चैनल से उस वक्त, एक आंदोलन की मौत। तो मुझे लगता है आप जहाँ पे भी हों, अगर आपका मन है कि आप प्रोटेस्ट करें, आंदोलन करें, ज़रूरी है, लेकिन राजनीति में आप सकारात्मक रूप से उसमें अंदर आकर आप बाकायदा सोल्यूशंस ढूंढ सकते हैं, समाधान ढूंढ सकते हैं। तो मुझे रास्ता मिल गया है। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस। लवली टू मीट यू। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम बात करते हैं राजनीति की और महिलाओं की। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या राजनीति में महिलाओं की जो जर्नी होती है वो डिफिकल्ट होती है? क्या आपने कभी इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो फेस किया है? बहुत ही टफ होती है, मैं आपको बता दूं आप सबको। और हम लोग साधारण घरों से आए हैं, हम लोग के कोई घर में पॉलिटिक्स में नहीं है, ना माता ना पिता, सास ससुर। ज़्यादातर बहुत सारी महिलाओं को एडवांटेज मिल जाता है क्योंकि उनकी फैमिली पॉलिटिक्स से है। तो अगर आपके पेरेंट्स उससे नहीं है या आप डायरेक्टली उस ख़ानदान से नहीं है डायरेक्टली, तो बहुत दिक्कत हो जाती है, आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। और खैर मैं तो एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन हूँ। वो तो केजरीवाल जी ने कहा था कि उन्होंने तो कसमें खाई थी भाई कि हम राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन वो आए, उन्होंने तो कसम खाई थी। और जब उन्होंने डिसाइड किया कि अन्ना हज़ारे आंदोलन से आम आदमी पार्टी बनेगी, तब मैंने उनका साथ दिया क्योंकि मैं उनको भाई जैसा अपना मानती थी, राखी बाकायदा मानती थी उनको। तो मुझे लगता है कि बहुत ही टफ है हर एक जगह। और हम लोग कानपुर के उन घरों से आते हैं, मैं एक बहुत ही कंजर्वेटिव सुन्नी परिवार से आती हूँ और हमारा पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है। रिक्शे में जब मैं जाती थी तो बाकायदा एक चादर ढाक लेती थी यहाँ पे, कि स्कर्ट पहनना पड़ता था यूनिफॉर्म के तौर पर ताकि लोग ना देखें। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हमें डील करना पड़ता है। अभी भी चाहे राजनीति में आप हों तो लगातार आपकी पर्सनल लाइफ पर, आपकी शक्ल सूरत पर, आपकी उम्र पर ध्यान दिया जाता है। ऑनलाइन ट्रोलिंग बहुत होती है, बहुत बेहूदगी की, बदतमीज़ी की बातें कही जाती हैं। उसके अलावा भी जो पढ़े लिखे लोग भी हैं, समझदार लोग भी हैं, वो हमेशा ये पूछते हैं आपकी पर्सनल लाइफ कैसी है, आप कैसे उसको बैलेंस करती हैं। क्या हम लोग मर्दों से पूछते हैं कि वो कैसे बैलेंस करते हैं? नहीं पूछते ना। ये सवाल कभी पूछी नहीं जाती है, तो हमेशा महिलाओं से एक्सपेक्ट किया जाता है हाँ, कि आप घर को कैसे संभालती हैं और ऑफिस को कैसे संभालती हैं। कभी किसी पुरुष से किसी ने पूछा है सवाल? आपकी शादी हुई तो कैसे हुई, शादी नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, आपके बच्चे हैं तो कितने हैं, बच्चे नहीं हैं तो क्यों नहीं हैं।
आपका क्या रिश्ता है, और अगर ज़रा सा भी आप बाहर निकलती हैं तो आपको फैमिली क्या सोचती है इसके बारे में, आपको इजाज़त मिल जाती है, आपकी सास, आपकी माँ, आपके पति क्या सोचते हैं, इतने लंबे मतलब टाइम काम करती लगातार। है हाँ, ये कभी भी सवाल मर्दों से नहीं पूछे जाते हैं, कभी भी नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन महिलाओं से पूछे जाते हैं ये। और देखिए जो चीज़ें मर्द कर भी सकते हैं आसानी से, गुटबाजी, किसी के साथ भी बैठ जाओ, कहीं भी चली जाओ, महिलाएं नहीं कर सकती हैं, तो इसलिए दिक्कत होती है। हम कभी भी भीड़ में नहीं घुस सकते, हमारी अपनी एक कुछ रेखाएं होती हैं, तो उन सबको तोड़कर कैसे आप आगे बढ़ें, अपनी आवाज़ को मुखर करें और बच्चियों के लिए आवाज़ बने, आसान नहीं होता। तो डिफ़िकल्ट है, बहुत डिस्क्रिमिनेशन है, उसमें बहुत लड़ना पड़ता है हम लोगों को, और महिलाओं को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा अच्छा काम करना पड़ता है, Prove करना पड़ता है, Prove बार-बार। करना पड़ता है बार बार। तो मैं यही कहूँगी जितनी भी बच्चियाँ हैं यहाँ पे कि कभी भी हिम्मत ना छोड़ें। और आप राजनीति को कहते हैं कि गटर है, बेकार है, लेकिन कभी कभी गटर को साफ करने के लिए अंदर जाना पड़ता है, घुसना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। आप एक पॉलिटिकल पार्टी में, तो क्या उसके अंदर कभी आपने वैसा डिस्क्रिमिनेशन फील किया? नहीं, देखिए एक चीज़ बहुत अच्छी मुझे लगती है, पार्टी में भले ही ना हो तो, बट वहाँ पर जो लोग हैं उनसे लोगों में बहुत बदलाव की ज़रूरत है। पार्टी में तो बहुत एक सुषमा स्वराज कमेटी बनी थी जिसमें इंटरनल रिफॉर्म्स के ज़रिए 33% रिजर्वेशंस फॉर ऑल द पोस्ट इन बीजेपी वो ऑलरेडी है। जो भी पदाधिकारी हैं हमारे यहाँ, तो बहुत सारी महिलाएं हैं उसमें, पक्षपात नहीं है। सिस्टम में तो वैसे भी पेपर्स पे सारे अधिकार दिए जाते हैं, बट ज़मीनी स्तर पर तो वो पूरे नहीं हो पाते। लेकिन पर एक बात ज़रूर है, क्योंकि एक पद्धति है, एक सोच है, नारी शक्ति की में यकीन है, मातृशक्ति में है, तो नारी सम्मान एक बहुत मुख्य केंद्र बिंदु बन जाता है। तो इस वजह से देखिए इज्जत बहुत होती है। तो अगर कहीं किसी तरह से भेदभाव हो, सिस्टम इतना अच्छा है कि आप कह सकते हैं, आगे जा सकते हैं और कह सकते हैं कि देखिए ये सही नहीं है, मुझे इतने मौके नहीं मिल रहे हैं, आप हमारी मदद कीजिए, तो आपको मौके दिए जाएंगे। पर एक सिस्टम है जिसमें चेक्स और बैलेंसेस हैं, और मैंने इसमें संस्थापक रही हूँ, आम आदमी पार्टी की को फाउंडर्स में से एक थी। तो वो एक बॉयज़ क्लब, एक मेल क्लब टाइप का था, उसमें आप बात अपनी नहीं कर सकते थे, उसमें हर चीज़ पर आपको आज्ञा से लेनी पड़ती थी, बावजूद इसके कि आपने बनाई थी उस पार्टी को। तो बहुत ही अंतर है मुझे लगता है, और इसमें किसी भी तरह की बदसलूकी, बदतहजीबी और अलाउड नहीं होता है। अगर कोई करेगा ऐसी बात तो फ़ौरन आप उसकी शिकायत कर सकते हैं और उस पर फ़ौरन सुनवाई होती है। अब हम थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। एक मुझे जेन्युइनली जानना है कि आजकल जिस तरह से टीवी डिबेट शोज होते हैं, क्या आपको लगता है सही तरीके से होता है? और अगर आप अभी वो शो होस्ट कर रही होती तो क्या क्या चेंजेस होते जो आप करती? मुझे लगता है कि बहुत अच्छे शोज़ हो रहे हैं, मैं बिल्कुल किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहती या उनको कम नहीं आंकना चाहती, लेकिन मुझे लगता है कि जो फॉर्मेट है उसको बदलने की बहुत ज़रूरत है। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया है, एक टॉपिक लो, भाजपा इधर आ गई, कांग्रेस उधर आ गई, समाजवादी इधर आ गई, आप उधर आ गई, और मुझे लगता है ऐसे बदलना चाहिए। और हमारा फॉर्मेट कैसा है? बहुत अच्छा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, यंग यूथ है, तो मुझे लगता है उनकी आवाज़ें क्या हैं, तो जनता से आवाज़ें आएँ। अब ये टॉक डाउन हो जाता है कि प्रवक्ता और पार्टी के लोग बोल रहे हैं, बता रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है पीपल सेंट्रिक ज़्यादा होना चाहिए। और मुझे लगता है जो आदतें हैं टीवी देखने की, उनको भी बदलने की ज़रूरत है। लेकिन ये ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा पार्टी सेंट्रिक हम लोग हो गए हैं। मीडिया का काम बहुत कुछ है, पॉलिटिक्स के अलावा भी बहुत कुछ है, और भी गाँव ज़माने में सियासत के सिवा। क्या बात है, इल्म हुआ कि शाजिया इल्मी साहिबा आई आदाब अर्ज़ है। आदाब आदाब आदाब। आदाब। आदाब अर्ज़ है भाई। शाजिया साहिबा फरमाएंगी? बिल्कुल ना शर्माएंगे जी। और मुझ नाचीज को कहते हैं उजरे नवाब, और नौश फरमाएं। मुझे जो है असल में बहुत तेज से एक शेर आ रहा है, इरशाद। तो जरा तवज्जो फरमाइएगा। इरशाद इरशाद। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो जली को आग कहते हैं, वाह। जली को आग आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, गार्डन को बाग कहते हैं, और जो सबसे ज़्यादा मोहतरमा आपके पास है उसे दिमाग कहते हैं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और दिमाग से शाजिया साहिबा मुझे आया कि भाई पूछ लिया जाए आपसे कि जो आवाम है, चुनाव सर पे हैं,
तो दिमाग से वोट करेगी या फिर दिल से वोट करेगी? दिल से भी करेगी, दिमाग से भी करेगी, होश से भी करेगी, जोश से भी करेगी, सब कुछ होगा इसमें। क्योंकि आप दिल भी चाहता है कुछ और दिमाग भी चाहता है कुछ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम देखते हैं हमारे लिए क्या सही है, किसी और घर के लिए नहीं, हमारे अपने घर के लिए क्या सही है। हम सोचते हैं जो हमारा वोट है इससे हमारा फ़ायदा क्या हो रहा है, क्या किसी एक परिवार का फ़ायदा हो रहा है, क्या किसी एक ख़ानदान का फ़ायदा हो रहा है, या मेरे घर का फ़ायदा हो रहा है, हमारे वालिदैन का फ़ायदा हो रहा है, हमारी अम्मी का फ़ायदा हो रहा है, हमारे वालिद का फ़ायदा हो रहा है, हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनका फ़ायदा हो रहा है। तो जब हम ये सोचेंगे तो ख़ुद ब खुद हम वोट एक तरफ करेंगे। और मैं कहना नहीं चाहूँगी वोट कहाँ जाएगा, लेकिन बिल्कुल अक्लमंद के लिए, बिल्कुल समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। और अगला सवाल एक और आपसे पूछ लेते हैं कि भाई जगह जगह देखने को मिल रहा है कि मोहब्बत की दुकानें खुल रही हैं, तो ये दुकानें बढ़ेंगी या फिर बढ़ जाएंगी? मुझे लगता है बढ़ जाएंगी, क्योंकि मोहब्बत की दुकानों में नफ़रत का सामान ही मिलने लगा है और मोहब्बत की उसमें बात नहीं होती। और मोहब्बत की सबसे पहले तो दुकानदारी नहीं हो सकती। तो जो लोग मोहब्बत को दुकान बना देते हैं उनको मोहब्बत का इल्म ही नहीं है। और इल्मी से ज़्यादा कौन इल्म के बारे में बताएगा आपको? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया साहिबा आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जनता का शुक्रिया। और नाचीज को याद रखिएगा, कहते हैं उसे नवाज। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, खूब, बहुत खूब भाई, शुक्रिया शुक्रिया। तो पहले तो ये बताइए आपको हमारा ये कैरेक्टर कैसा लगा? बहुत शानदार। नवाब साहब तो बहुत ही, कहाँ से आप लेके आई हैं इनको? हमारी ही टीम। अच्छा, लखनऊ से, पड़ोस से नहीं, नखलऊ से इस हवेली से निकाल कर ले आई हैं आप इनको। उजड़े नवाब है, इनकी हवेली अब उजड़ चुकी है। तो शायद से आपकी पार्टी पर ये भी आरोप लगते हैं जितनी भी जांच एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है, और ऑपोजिशन जो है वो एलिगेशन लगाती है कि इसी वजह से ऑपोजिशन को सप्रेस किया जा रहा है। देखिए, एक जो तार और डोर जो जोड़ के रखती है ऑपोजिशन को, वो कोई मोहब्बत की डोर नहीं है, वो मजबूरी की डोर है। और आप बात कर रही हैं ईडी की, सीबीआई की और जांच एजेंसीज़ की, तो देखिए जब यूपीए की सरकार थी और मैं जर्नलिस्ट भी रही, फिर मैं अन्ना हज़ारे आंदोलन में थी, तो तब भी बहुत सारे सवाल उठाए जाते थे। पीआईएल्स होती थी और पीआईएल के हिसाब से कोर्ट्स लोग जाते थे और बाकायदा केस खुलते थे। अगर वाकई में हमारे जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं उनको लगता है कुछ गलत हो रहा है, वो उसी के सबूत लेकर जा सकती हैं कोर्ट्स में और कह सकती हैं कि भाई ये गलत है। क्यों नहीं वो छेड़ती पीआईएल? किस बात का उनको डर है? और दूसरी और ज़रूरी बात, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैश और कैश के जो है मतलब बाकायदा खंडहर तो नहीं कहेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं बाकायदा पहाड़ इतने हैं कि जो मनी काउंटिंग की मशीनें हैं वो गर्म हो जाती हैं 20-20, मतलब 500 करोड़, हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो क्या जितने भी घोटाले हैं क्या उनकी जांच नहीं होनी चाहिए? और देखिए देश का पैसा है। अब आबकारी नीति की बात करते हैं, शराब घोटाले की। अब देखिए यहाँ पे दुनिया भर की बातें कही जा रही हैं, तो दुनिया भर की बातें यहाँ पे कही जा रही हैं, और इसमें आप देखिए कितना ज़रूरी है ये देखना कि एक पॉलिसी बनाई जाती है, उसमें सरकार को हटा दिया जाता है। पूरी की पूरी पॉलिसी में जो मुनाफाखोरी की और कमीशन खोरी की पूरी गुंजाइश बढ़ा दी जाती है। प्राइवेट वेंडर्स को दे दिया जाता है वो पूरा मामला, होलसेलर उसमें आ जाते हैं, ब्लैक लिस्टेड कंपनीज उसमें आ जाती हैं, और एक तरह से जो राजस्व मिलना चाहिए था जिससे सरकार का फ़ायदा होता, और सरकार का फ़ायदा मतलब जनता का फ़ायदा होता, उनका तो फ़ायदा हुआ नहीं, वहाँ राजस्व घट रहा है। शराबें तो बड़ी बिक रही हैं, बोतलें की बोतलें बिक रही हैं, लेकिन उसका फ़ायदा किसको हो रहा है? उन प्राइवेट पार्टीज़ को जो रिटेलर्स हैं। तो अब आप देखिए क्या उसकी जांच ना हो? सबने देखा है अनियमितताएं हैं। अब हर चीज़ को आप पॉलिटिकल साजिश नहीं कह सकते। जब आपके पास प्रमाण हैं और सबूत हैं और जब उस पर जांच चल रही है, अगर आप बिल्कुल साफ़ हैं, पाक साफ़ है, जाहिर सी बात है आपको डरना नहीं चाहिए। तो केजरीवाल क्यों डर रहे हैं अपना पासवर्ड देने से? सवाल ये बनता है। दूसरा सवाल ये है, चाहे अब राहुल गांधी की बात करें या सोनिया गांधी की बात करें, नेशनल हेराल्ड केस, इतना बड़ा केस, मैं और कोई केस की बात नहीं कर रही हूँ, बेल पर है, उनको बेल मिली। तो हमारी प्रणाली जो है हमारी न्यायिक प्रणाली ऐसी है कि इसमें स्कोप और गुंजाइश पूरी तरह से है। अगर पीछे दम्बरम है, तेजस्वी यादव है, सोनिया जी हैं, इन सबको बेल मिली ना, बेल मिली, लंबी बेल मिली। क्यों मनीष सिसोदिया को बेल ली?
एक पैटर्न ये भी है कि 2014 मीडिया रिपोर्ट्स है कि 2014 से लेकर 2022 के बीच में 95% ऐसे मामले थे जिसमें ईडी ने ऑपोजिशन लीडर्स के ऊपर एक्शन लिया। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑपोजिशन लीडर्स करप्ट रहे हों। और आप बताइए, लालू प्रसाद यादव पर एक्शन किस सरकार ने लिया था सबसे पहले? चारा घोटाले पर देवे गौड़ा जी की सरकार थी। तो ऐसा तो नहीं कि पहली बार ये सारे मामले खुल रहे हैं। और हमारी सरकार आने से पहले कितने भ्रष्टाचार, स्कैम पर स्कैम हुए हैं। मैं पूरी लिस्ट आपको सुना दूं, चाहे वो अंतरिक्ष हो, चाहे वो 2G हो, चाहे वो कोलगेट हो, घोटाले पे घोटाले। तो उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, चाहे वॉल्कर डील हो, चाहे सबमरीन केस हो, चाहे स्कॉर्पियन हो, तो इतने घोटाले हर चीज़ में। लेकिन बीजेपी में आप देखेंगे मोदी जी के कैबिनेट में पिछले 10 साल में एक भी मिनिस्ट्री में, एक भी डिपार्टमेंट से एक भी घोटाले की कोई खबर नहीं, कोई गुंजाइश नहीं, कोई भी बदबू नहीं, दुर्गंध नहीं। और अपने आप में ये बहुत कुछ कहता है। पहली बार हमारे देश के इतिहास में एक ऐसी सरकार सेंटर में है। मैं स्टेट सरकारों की बात नहीं कर रही हूँ, सुनिए मेरी बात को, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। और मैं कहती हूँ केंद्र सरकार में पहली बार ऐसा हुआ है 10 साल रहने के बावजूद कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, कुछ भी हो, एक बार भी कोई घोटाला नहीं हुआ। अगर होता तो आपको लगता है विपक्ष चुपचाप रहता? कोई बता दीजिए। राहुल गांधी ने क्या कोशिश की रफाल पर, और किस तरह की बातें की, चौकीदार क्या है। लेकिन देश के उच्चतम न्यायालय ने मुंह तोड़ उनको जवाब दिया और उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। मेरा अगला सवाल इसी से रिलेटेड था। घोटालों की जब बात हो रही तो आजकल इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो काफ़ी ऑपोजिशन ये एलिगेशन लगा रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में बीजेपी ने बहुत बड़ा स्कैम किया है। देखिए ये, और आज भी केजरीवाल जी ने इसको कहा, तो ये अजीब दास्तां है। ये कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म। ये कहानी शुरू होती है झाड़ू से, ख़त्म होती है दारू पर। तो ये कैसी पार्टी है, कहाँ से कहाँ आ गई। और अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात वो बहाना बना रहे हैं। देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स बाकायदा एक कानून के तहत लाया गया था और उसमें चेक के ज़रिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लोग बॉन्ड्स को ख़रीद सकते थे। इससे पहले सिर्फ और कैश का बोलबाला था, किसने किसको कितना कैश दिया लोगों को अंदाज़ा नहीं होता था। तो एक ही तरीका आया कि लोगों की गोपनीयता भी बनी रहे, ताकि जो लोग चाहते नहीं थे कि और सरकारें उनके खिलाफ कुछ एक्शन कर लें या उनको पॉलिटिकल साजिश का हिस्सा माने, तो वो गोपनीयता से दे भी सकते थे और वो कैश नहीं चेक के ज़रिए देते थे। तो ये सिस्टम को बेहतर करने के लिए इसे किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक माना है। हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। देखिए हमारी ऐसी पार्टी है जिसने कभी भी ना तो इलेक्शन कमीशन को या कोर्ट के किसी भी फैसले को या किसी भी संस्थान को कभी भी गलत कहा है। अगर वो कहा गया है तो बाकायदा सबके सामने है। आप देखिए 12,000 करोड़ जो बात हो रही है इलेक्टोरल बॉन्ड्स में, उसमें से आधे हमको मिले हैं और कांग्रेस को मिले 1,000 करोड़ बॉन्ड्स। तो जब उनको 1,000 करोड़ बॉन्ड्स मिल रहे थे, इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए उनके, तब तो उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। तो उनका क्या गुस्सा इस बात पर है कि उनको हमें 6,000 के मिले, उनको सिर्फ 1,000, तो इस बात का उनको गुस्सा है। तब तो उनको मना करना चाहिए था। CPIM ने मना कर दिया। CPIM ने कहा हम इसका हिस्सा नहीं होना चाहते। कांग्रेस ने तो मना नहीं किया, ना आपने मना किया, ना TMC ने मना किया। लेकिन इसमें एक पैटर्न भी देखा गया है। ये भी एलिगेशन लग रहा है कि जहां पर भी ईडी की रेड हुई जिन भी कंपनीज में, तो अधिकतर कंपनियों ने रेड के कुछ समय बाद जो इलेक्टोरल बॉन्ड था उस तरह से डोनेशन किया पॉलिटिकल पार्टीज को। ये तो सिर्फ वही, मैंने केजरीवाल जी की बात की, वो शरद रेड्डी की बात कर रहे हैं। देखिए जो पूरा घोटाले का उनका मामला है, ये सिर्फ शरद रेड्डी के बयान पर आधारित नहीं है। और हम तो रिश्वतखोरी की बात यहाँ पे कर रहे हैं ना, तो रिश्वतखोरी अलग है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स अलग हैं। और जो घोटाला हुआ था वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदने के पहले हुआ था। तो अब आप ये कह सकते हैं इस वजह से वो बचा है। तो जो उनके खिलाफ काम करना होगा, कोर्ट्स को करना होगा, वो करेंगे, उनका अलग मामला बनेगा। लेकिन ये आप नहीं प्रूव कर सकते कि क्योंकि अब बताइए कैसे भाजपा को पता था कि ये घोटाला करने से पहले तो शरद रेड्डी ने नहीं पैसे दिए थे, उन्होंने और पार्टियों को भी दिया था। तो आप ये बताइए, और मैं सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि पूरे जो प्लानिंग हुई थी एक्साइज पॉलिसी की, ये तो शरद रेड्डी के बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स देने से पहले हुई थी ना। तो ये तो पोस्ट फैक्टो है, इसकी आप जांच कर सकते हैं। आप तो अपना जवाब दीजिए और बताइए कि आपने क्यों इतनी बड़ी साजिश रची। पहले पॉलिसी अप्लाई, फिर पॉलिसी आपने हटाई, फिर पूरा का पूरा यहाँ पे ट्रेल है, 14 गिरफ्तारियाँ हैं, अभी भी मनीष सिसोदिया जेल में हैं, संजय सिंह जेल में हैं। तो आप पूरा मामला आप देखिए।
तो वैसे कहा ना, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म। इलेक्शंस जो है वो काफ़ी करीब आ रहे हैं, तो क्या आपको भी लगता है जो रील्स और मीम है वो कैंपेन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है? इंस्टाग्राम तो आप यूज़ करती ही होंगी। मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और लोग देखिए सोशल मीडिया के बारे में बहुत कुछ बातें कहते हैं, लेकिन बातें कही जाती हैं, कई तरह से कही जाती हैं, और हर दौर में नए तरीके से कही जाती हैं, और इस दौर में इसी तरह से कही जाती हैं, क्रिएटिव तरीके से। बिल्कुल, इस दौर में इसी तरीके से कही जा रही हैं। तो मुझे हम लोग को उसको मानना होगा, समझना होगा, और उसे एम्ब्रेस करना होगा, और लोगों से कनेक्ट करना होगा। तो उनकी भाषा में हमें उनसे बात करनी है। तो जो यूथ है, जो भाषा बोलता है, समझता है, जो उसके मसले हैं, जो उसकी दिक्कतें हैं, जो उसके ख्वाब हैं, जो उसके ख्वाहिशात हैं, उसको सुनना पड़ेगा, और उनकी बोली में, उनके तरीके से, उनके मीम से, उनके मजाक से हमें समझना होगा और काम करना होगा और खरा उतरना होगा। ऑडियंस से कोई सवाल करना चाहता है? हम क्योंकि अभी सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, तो एक जो सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि अन्ना आंदोलन के वक्त के जो आपके साथी थे, अगर आप सब लोगों का एक व्हाट्सएप पर रीयूनियन ग्रुप बनता है तो उसका नाम क्या होगा? और दूसरा सवाल ये है कि सबसे पहले एग्जिट कौन मारेगा उस ग्रुप से? फिर की सोचना पड़ेगा मुझे। मेरे ख्याल से मैं उसका नाम रखूंगी झाड़ू से दारू। और एग्जिट सबसे पहले कौन मारेगा? या नहीं, सुनिए, स्वराज से शराब, स्वराज से शराब तक। अच्छा, और एग्जिट कौन करेगा सबसे पहले उस ग्रुप को जो रीयूनियन का बना है? देखिए, क्योंकि अगर आप मुझसे कह रही हैं तो मैं बनाऊंगी, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, अन्ना हजारे से जुड़ने वाली मैं सबसे पहली थी, और आम आदमी पार्टी बनने के बाद मैं सबसे पहले मैंने उसको छोड़ा है। तो मुझे लगता है एग्जिट भी मैं ही करूंगी। एडमिन पर एडमिन होके एग्जिट कैसे करूंगी समझ में नहीं आ रहा है। किसी और का एडमिन बना, किसी और का एडमिन बना के किसको जाऊंगी। बनाओगे एडमिन? ओ हो ये बताओ, ये नहीं एडमिन बताऊंगी, बुलाओगे? ये नहीं बताऊंगी। अब ऐसे थोड़ी नहीं, होता है। नहीं, ये एक देखिए, नाम, ये एक राज नाम। राज आप को ऐसे राज multiple- रहने दो, multiple राज admins को भी राज बना रहने सकते हो। दो। ओके, और कोई? तो सोशल मीडिया की जब बात हो ही रही है, तो आजकल सोशल मीडिया अकाउंट्स का एक्सेस दूसरे लोगों को मिल जाता है, ऐसा सुनने में आया है। आपका तो नहीं, मतलब किसी और के पास नहीं, है ना ऐसा नहीं access? भाई, महुआ मोइत्रा जी हैं, दर्शन हीरानंदानी को मिल जाता है, सुप्रिया श्रीनेते जी हैं, उनका पता नहीं किसको मिल जाता है, और क्या क्या बातें कही जाती हैं एक और महिला के बारे में, कंगना जी के बारे में। बहुत ही अफसोस की बात है। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, और आप सब लोग के लिए ज़रूरी है, नुसरत जहाँ के बारे में उल्टी सीधी बातें कही जा रही थी, टीएमसी में है, हमारी पार्टी में नहीं है। सबसे पहले मैं उनके बचाव में उतरी, और मुझे लगता है कि हमें हमेशा महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, किसी भी पार्टी में हो। जयप्रदा जी के बारे में कितनी घिनौनी बातें आज़म खान जी ने कही, और खैर वो तो हमारी पार्टी से लड़ रही थी, लेकिन हम लोग ने इसलिए, क्योंकि वो महिला हैं, कहा और कहा कि माफ़ी मांगनी चाहिए इसको लेकर, लेकिन अखिलेश जी ने माफ़ी नहीं मांगी। लेकिन मैं बता दूं, दिलीप घोष जी ने भी कुछ कहा ममता जी के बारे में। अभी की बातें, मैं भागती नहीं हूँ इन सब तरह के सवालों से। उनको ना सिर्फ नोटिस दिया गया है, बल्कि मैंने सबके सामने माफ़ी मांगी है। मैंने लोगों से कहा है कि अगर मेरे एक भाई ने ऐसी बात कही है जिससे हमारी ममता दीदी को ठेस पहुँचती है या उनकी इज्जत पर किसी तरह से प्रहार होता है, तो मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। तो मुझे लगता है हम लोग को सच्चे मन से हमेशा काम करना चाहिए, और अगर हम लोग भी गलती कर रहे हैं तो हमें उसको मानना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, आपका इंस्टाग्राम बायो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको याद है आपने क्या लिखा हुआ है उसमें? जज्बा हिंद जी। देखिए, सब लोग ये बात करते थे हमेशा, और मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि मुसलमान ऐसे हैं देश के, और ये वो, और गज़बा हिंद में यकीन करते हैं, आप जानती हैं। तो मैंने कहा भाई जज्बा हिंद कर देते हैं। तो अगर शाजिया इल्मी जी को, ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है। जी बिल्कुल, तो अगर शाजिया इल्मी जी को इन लोगों का बायो लिखने का मौका मिला एक एक लाइन में तो प्रशांत किशोर जी का बायो में क्या होगा? आते जाते हुए मैं सबकी नज़र रखता हूँ, नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। वाह। ओके, नेक्स्ट महुआ मोइत्रा। अच्छा, महुआ मोइत्रा का कह सकती हूँ, चलिए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ओहो, कोट अनकोट। अच्छा, नेक्स्ट नाम है तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव। मैं नहीं लिखूंगी, ये एक्सप्रेशन, बाय लिखने के काबिल नहीं है। इमोजी। ये इमोजी हमें मिल गया, हमें रिएक्शन ये मिल गया।
अच्छा, सुप्रिया श्रीनेत। गुमनाम है कोई तो अगला नाम है असदुद्दीन ओवैसी। के बारे में? इस्लाम खतरे में है। ओ अच्छा, एक आखिरी बस, CJI DY चंद्रचूड़। ये नहीं करो तारीख पे तारीख। हाँ, चलिए ये हो गया। बस एक लास्ट लाइन है, आपको कंप्लीट करनी है। मैं इतनी कानपुरिया हूँ कि। ये कंटाप मारने का जी चाहता है। मैं इतनी कनपुरिया हूँ कि मेरा कितना भौकाल है। मैं इतनी कनपुरिया हूँ कि कंपट खाने का जी चाह रहा है। कंफर्ट वो क्या होता है? देखो टॉफी। देखा है, मैं इतनी कनपुरिया हूँ। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास वाले भारत में जो मुसलमानों की आबादी है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बीजेपी की जो अभी तक की लिस्ट आई है उसमें सिर्फ एक ही कैंडिडेट को टिकट मिला है। तो क्या पार्टी इसे आगे बदलना चाहती है? क्या प्लान है पार्टी का? देखिए, बहुत बार ये बात कही जाती है और बहुत से लोगों को इसको लेकर बुरा लगता है, लेकिन मैं बताऊँ बीजेपी विनेबिलिटी देखती है और हमारे देश में सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है। अगर हम ये सोचते हैं कि अगर मुसलमान कैंडिडेट ही होगा जो मुसलमानों के लिए काम करेगा, तो ये तो पूरा बहुत ही एक सेपरेट इलेक्टोरेट की जो सोच जो ब्रिटिश इंडिया में थी वो हमारे देश में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर इसको लेकर बहुत चर्चा हुई और कहा गया कि क्या जहाँ पे मुस्लिम बहुल हैं वहाँ पे मुस्लिम सीट्स होनी चाहिए, रिजर्व्ड होनी चाहिए। पर क्योंकि ये सबका साथ और सबका विकास है, जो भी MP या MLA चुनकर आता है तो उसकी जिम्मेदारी सबके लिए एक साथ होनी चाहिए। ये नहीं है तो आप, क्योंकि आप फिर उसको पूरे मामले को कम्युनलाइज कर देंगे और वो कम्युनलिज्म परपेचुएट हो जाएगा, सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा कि मुसलमान मुसलमान के लिए, हिंदू हिंदू के लिए। तो भाजपा अपनी विनेबिलिटी के आधार पर देती है और ऐसा नहीं है कि भाजपा ने और जगह पे नहीं दिया है। गुजरात में आप देखेंगे अगर निकाय के चुनाव हो, यूपी में आप देखिए कितने मुसलमानों को वो दिए गए टिकट्स, तो होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को भी अब एतबार हो रहा है और जितने ज़्यादा मुसलमान आएंगे भी और विश्वास भी करेंगे उतने ज़्यादा उनकी नुमाइंदगी बढ़ेगी भी पार्टी में और पदों में भी। चलिए, तो मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि ऑपोजिशन ये एलिगेशन लगा रही है कि अगर 400 पार सीट्स हो गई तो बीजेपी संविधान ही बदल देगी, तो क्या वोटर्स को डरना चाहिए? देखिए, हर वक्त खौफ ज़दा करने की जो आदत है और खौफ के साए में रखना लोगों को, क्या कहा जाता था पहले, मोदी जी आ जाएंगे तो हम देश छोड़ देंगे, मोदी जी आ जाएंगे तो संविधान बदल जाएगा, मोदी जी आ जाएंगे तो पूरे देश का नाम ही बदल जाएगा, मोदी जी आ जाएंगे तो सेक्युलरिज्म खत्म हो जाएगा, मोदी जी आ जाएंगे तो डिक्टेटरशिप शुरू हो जाएगी। क्या हुआ? 10 साल में सबसे ज़्यादा अगर बेनिफिशरीज रहे हैं तो वो औरतें रही हैं, वो मुसलमान रहे हैं। आवास योजना में आप देखेंगे देश के मुसलमान 14% हैं, लेकिन आवास योजना में सबसे ज़्यादा जो लाभार्थी हैं वो 44% हैं। यानी कि अपनी जनसंख्या से कहीं ज़्यादा बढ़कर उनका साथ दिया जा रहा है, उनके लिए काम किया जा रहा है, क्योंकि सेक्युलर पार्टीज़ ने उनको हमेशा गरीब और रखा है और बिल्कुल अंधकार में रखा है, गरीबी के अंधकार में। ना उनको रोज़गार, ना उनकी तालीम की फिक्र की है। तो वो सूट किया है हमेशा से सेक्युलर पार्टीज़ को कि मुसलमानों को ऐसे ही रखो। लेकिन पहली बार हो रहा है कि सबका साथ सबका विकास स्कीम के चलते ना तो कोई तहसीलदार, ना कोई पटवारी, ना कोई DM, ना कोई ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ना कोई CM, ना PM, किसी भी तरह से किसी भी संदर्भ में, किसी भी स्कीम में, किसी भी जात के साथ या किसी भी धर्म के साथ, भेदभाव के साथ, दुर्भावनाओं के साथ कोई काम करता है। थैंक यू सो मच शाज़िया, आपने हमें अपना टाइम दिया। आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा, जरा हमें वो बता दीजिए। बहुत ही अच्छा, आई लव द फॉर्मेट, बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत ही बबली है, नए नए एलिमेंट्स हैं, तो मुझे लगता है थैंक यू सो मच फॉर चेंजिंग इट। और ऑडियंस को बोलिए थोड़ा स्विच को सब्सक्राइब भी कर ले। बिल्कुल, सब लोग सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इसमें बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स हैं और थोड़ा चिल है ये, है ना? तो थक जाता है हम सब इंसान। chill हैं, हाँ, लोग। थोड़ा हम सब चिल हैं, तो थोड़ा मुझे लगता है कि we can relax a bit and we can be ourselves. थैंक यू सो मच।